हाय। इस वीडियो में हम 3 ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे और सीखेंगे मतलब, और तीनों ही कैश ट्रांजैक्शन है और तीनों ही नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखा है रेंट पेड ₹10,000। मतलब हमारे जो भी ऑफिस है या शॉप है, जो भी जगह पे हम काम कर रहे हैं, शर्त ये है कि वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। आपके घर का रेंट आप ऑफिस के पैसों से नहीं भर सकते, बिजनेस के पैसों से नहीं भर सकते। अगर आप घर का रेंट बिजनेस के पैसे से भर रहे हैं तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा, क्योंकि वो आपका पर्सनल खर्चा है, पर्सनल एक्सपेंसेस है। तो पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफिस बिजनेस में लिखना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो जब आप घर का रेंट पे करेंगे बिजनेस के पैसों से तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा। तो उसका हम अलग से सीखेंगे कि आपने पर्सनल खर्चा जिस अगर बिजनेस के पैसों से किया है तो वो सारा का सारा ड्राइंग्स कहलाएगा। आपने जो भी मतलब अपने लिए मोबाइल फोन खरीदा है, या आपने अपने कार में, अपने बाइक में, ऑफिस के बिजनेस के पैसों से पेट्रोल डाला है, या जो भी आपका पर्सनल जो भी खर्चा है आपने विड्रॉ किया है अपने घर के खर्चे के लिए, तो वो सारा ड्राइंग्स में जाएगा, जो कि एक पर्सनल अकाउंट है। बराबर है। तो यहाँ पे फिलहाल हम बिजनेस के एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, जिसमें रेंट पे कर रहे हैं हम ऑफिस का, शॉप का, जो भी है। फिर अगर हमने कोई किसी बंदे को रखा है काम के लिए, सेल्स के लिए, तो उसको हम सैलरी पे करेंगे। और हमने कोई एफडीज वगैरह की है तो उसका हमें इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब वो आ रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा है, मतलब हमें उसके पैसे मिलेंगे। अब आपको ये चीज मैंने तीनों एक साथ क्यों बताया आपको, एक तो वीडियो शॉर्ट होगा, मतलब आपको लंबा लंबा देखना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, तीनों में ही पैसे के ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है, लेकिन तीनों के नाम अलग अलग है। ये दो में खर्चा है, एक्सपेंसेस है, इसमें पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही एक्सपेंसेस के नाम अलग अलग है और दोनों ही नॉमिनल कैटेगरी में आते हैं। तो नॉमिनल कैटेगरी का रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो पहले रेंट का है, तो रेंट मैंने पिंक कलर से लिखा है, तो मैं पिंक कलर से एंट्री करूंगी। सपोज कि महीने की 5 तारीख को हमने रेंट पे किया है, सपोज, तो रेंट नॉमिनल अकाउंट, डेबिट टू कैश। अगेन जो भी आपका मोड ऑफ पेमेंट होगा, ऑनलाइन है तो बैंक का नाम आएगा, हार्ड कैश पे कर रहे हैं तो कैश का नाम आएगा। कैश मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट है। रेंट नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पे मैंने 10,000 का रेंट पे किया है, तो मैं यहाँ पे 10,000 लिखूंगी। तो बी रेंट पे। अब यहाँ पे आपको ये मेंशन करना होगा कि आप करंट मंथ का पे कर रहे हैं या जुलाई का पे कर रहे हैं। मतलब कोई कोई जगह पे कैसा होता है, करंट मंथ का आपको करंट मंथ में ही देना होता है, और कोई कोई जगह पे मंथ खत्म होने के बाद देना होता है। तो अगर ये जुलाई का है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा बीइंग रेंट पेड फॉर जुलाई। ओके, यहाँ पे। अब सेकेंड है सैलरी, तो मैंने एम्प्लॉय को सैलरी पे की है। अब आप ये बोलेंगे कि मैम वो तो पर्सन हुआ ना, तो रिसीवर नहीं हुआ। रिसीवर हुआ, डेफिनेटली हुआ, लेकिन उसकी उसके पास से कि हम उसको अब पेमेंट कर रहे हैं, उसने अपनी सर्विसेज दी है, उसने अपनी स्किल दिखाई है, पूरा महीना उसने काम किया है, तो उस सर्विस के हम उसको पैसे दे रहे हैं। आप जब भी एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि आप जियो का या एयरटेल का या वोडाफोन का जब भी रिचार्ज करवाते हो, ठीक है, तो आप रिचार्ज के पैसे देते हो, आप वो कंपनी के मालिक को पैसे नहीं पैसे दे रहे हो कंपनी में। रिसीवर कंपनी ही है, जियो हो या वोडाफोन हो या एयरटेल हो, लेकिन किस चीज के आप पैसे दे रहे हैं, तो उसने पूरा महीना, वो भी हम एडवांस में दे रहे हैं कि पूरा महीना हम उसको यूज करेंगे उसके सर्विसेज, तो वो सर्विसेज के हम पैसे दे रहे हैं। तो हम वहाँ पे अपने अकाउंट में जियो और रिलायंस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे रिचार्ज, फोन के रिचार्ज के पैसे, मतलब वो नॉमिनल में गिना जाएगा। जैसे ही वो 28 डेज खत्म हो जाएंगे, आपका काम करना बंद कर देगा। अब किसी को कॉल मैसेज कुछ नहीं कर पाओगे, आपका इंटरनेट भी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर वो बंदा रियल में हमने उससे गुड्स खरीदा है या बेचा है, तो वो बंदा रुकेगा 2-3 दिन, लेकिन ये सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में आपको 1 घंटा भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता। आपने 9:33 को अगर रिचार्ज करवाया है तो 28 डेज के बाद 9:33 को आपका टॉक टाइम खत्म हो जाएगा।
आपने यूज किया कि नहीं किया, समझ में आ रहा है। तो इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट है, वो खत्म हो जाता है एग्जिस्टेंस उस चीज का, जैसे पैसे खत्म सर्विस खत्म। तो वैसे ही है, अगर हम उसको सैलरी पे नहीं करेंगे तो वो कंटिन्यू करेगा हमारे यहाँ काम करना, नहीं करेगा। तो इसलिए हमने उसको सैलरी पे की है उसके काम करने के लिए, वो बंदे को हमने गुड्स खरीदा या बेचा नहीं है, इसलिए पर्सनल अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे एंट्री आएगी सैलरी डेबिट, समझो सेम डे पे किया है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू वही सेम मोड ऑफ पेमेंट जो भी है, टू कैश अकाउंट 7,000। यहाँ पे भी एडवांस सैलरी कोई पे नहीं करता जनरली, बीइंग सैलरी पेड फॉर जुलाई वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री करने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं रब कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए रेंट पे किया था, जब सैलरी पे किया था तो हमने कैश को क्रेडिट किया था क्योंकि क्रेडिट वर्ड गोज ऑन। अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो यानी कि कैश आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ इस केस में हम क्यों, क्योंकि कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, किस चीज का कैश आ रहा है, तो इंटरेस्ट जो है वो भी एक नॉमिनल अकाउंट है, तो क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, तो इंटरेस्ट हमारा इनकम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट किस चीज का है, मतलब आपने बैंक से एफडी की है तो आपका बैंक पर रिसीव होगा, सेम वही, तो आपका बैंक रिसीवर होगा, तो यहाँ पे आपके बैंक का नाम आएगा। सपोज आपका आईसीआईसीआई बैंक में फिक्स डिपॉजिट चल रहा है तो आईसीआईसीआई के बैंक में अकाउंट में ही आपका 500 रुपीज आ जाएगा इंटरेस्ट का, तो यहाँ पे आपको आईसीआईसीआई बैंक लिखना है, डेबिट द रिसीवर जो भी बैंक में है, ठीक है। और यहाँ पे वो एफडी का जो नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मतलब नरेशन में रिसीव्ड के लिए हम नरेशन में आरईसीडी लिखते हैं, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर एफडी इन आईसीआईसीआई बैंक। समझ में आ रहा है, अगर आईसीआईसीआई बैंक के एफडी का इंटरेस्ट मिला है तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक आएगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और अगर किसी पर्सन को हमने कोई लोन दिया है तो वो अगर हमें कैश इंटरेस्ट दे रहा है तो जो पहले वाली एंट्री की थी मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अगर आपको इतना करने के बाद में भी, इतने डिटेलिंग में जाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं, मैं और अच्छे से कोशिश करूंगी बताने की। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं जितनी डाउट्स क्लियर करने की